अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 9th स्टैंडर्ड उर्दू में दूसरा सबक क्या था? पोस्ट की रात। तो उसकी तशरीह हमने देख ली। आज हम उसके सवालात और जवाबात देखते हैं, मश्क़ी सरगर्मियाँ हल करेंगे। तो सबसे पहले मश्क़ी सरगर्मियाँ क्या दिया हुआ है? मश्क़ी सरगर्मियाँ में कि सबक का मुताला करके शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। प्रेमचंद जो हैं उनकी शख्सियात के बारे में पूछा गया, नाम, पैदाइश, गाँव, वफ़ात, फिर उनकी किताबें दी हुई हैं, उसके बाद उनका पहला मजमूआ पूछा गया है। तो हम ये सारे डिटेल जो है पढ़ चुके हैं, सबक में शुरू में ही पढ़े हैं। देखते हैं पेज नंबर 6 पे, जान पहचान में। देखिए यहाँ पर उनका नाम क्या था? धमपत राय। तो आपको नाम में धमपत राय लिखना है। फिर उनका गांव क्या था? लम्ही पांडेपुर। उसके बाद उनकी पैदाइश में यह आएगा कि 31 जुलाई सन 1880 में वो पैदा हुए। फिर क्या पूछा गया था? उनकी वफ़ात पूछा गया है। तो वो 1936 को 8 अक्टूबर सन 1936 को हुआ। फिर उनका पहला मजमुआ सूज़े वतन ये आएगा। तो ये सारे जवाब हमें फटाफट मिल गए हैं। तो देखते हैं नाम में क्या आएगा? धमपत राय। पैदाइश कब हुई? 31 जुलाई सन 1880 को। और गांव क्या था? लम्ही पांडेपुर। वफ़ात 8 अक्टूबर सन 1936 को। फिर पहला मजमूआ क्या था? सूज़े वतन। फिर उनकी 4 किताबें पूछी गई हैं। तो 4 किताबें जो हैं वो भी वहीं पर दिया हुआ है पैराग्राफ में, यहाँ पर कि सन 1908 में जब उनकी कहानियों का पहला मजमूआ सूज़े वतन के नाम से शाया हुआ, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिनमें गियोदान, गबन, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न, ये 4 जो हैं उनकी मशहूर किताबें हैं। तो इन चारों को आपको उठाकर कहाँ लिखना है? इन चारों में, गियोदान, गबन, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न, इन चारों में फिल करना है। आगे क्या है कि सबक के हवाले से वेब खाका मुकम्मल कीजिए। किरदारों के ज़रिए अदा किए हुए अल्फाज का इमला। तो गजब को गज़ब लिखेंगे। गज़ब आप सबको लिखने आता है, गैन ज़्वाद बे, गज़ब ऐसे लिखना है। फिर माल गुजारी कहा गया है, तो आपको लिखना माल गुजारी। जीम की जगह आपको जे बनाना है इस तरह से, और गुजारी पूरा लिखना है, माल गुजारी, उसको सही करके यहाँ पर। फिर क्या कहा गया? मजूरी यानी मज़दूरी। तो मज़दूरी आप सबको लिखना आता ही है, इस तरह से मज़दूरी लिखेंगे। तो ये भी मुकम्मल हो गया। अब क्या कहा गया है कि सही मुतबादिल का इंतखाब करके खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि प्रेमचंद का असल नाम डैश। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम सब ने क्या पढ़ा है? धमपत राय। तो इसमें क्या आएगा? प्रेमचंद का असल नाम धमपत राय है। फिर दूसरा क्या कहा गया कि हल्कू शहना को रुपए नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे डैश खरीदना था। कंबल, दवाइयाँ, खाना, 3 दिया हुआ है। तो सही क्या है? कंबल, क्योंकि उसे कंबल खरीदना था। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि असबाब बयान कीजिए। असबाब बयान, वजह बयान करने को कहा गया है। नंबर 1 क्या है? लाओ जो रुपए रखें उसे दे दूं। मतलब कि इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, वजह पूछा गया। तो पहला सवाल जो पूछा गया, लाओ जो रुपए रखें उसे दे दूं, उसका जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि हल्कू किसान ने शहना से कुछ रकम कर्ज ले रखा था, उसी को लौटाना था। शहना अपनी रकम लेने के लिए आया था। हल्कू ने पैसे जोड़कर, या आप लिख सकते हैं तन पेट काट कर, ये एक पैसा जोड़कर 3 रुपये जमा किए थे ताकि वो कंबल खरीद सके। लेकिन शहना अपने पैसे मांगने आ गया था। अगर हल्कू पैसे ना देता तो उसे शहना की डांट, फटकार और गालियां खानी पड़ती। इसलिए वो अपनी बीवी से कहता है कि जो रुपए रखे हैं वो ले आओ ताकि शहना को देकर उससे अपनी जान छुड़ाऊं। तो ये पहले का जवाब हो गया। दूसरा सवाल क्या पूछा गया था कि उससे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। तो उसका जवाब आपके स्क्रीन पर है। क्या है जवाब? कि अचानक जबरा ज़ोर से भौंकते हुए खेत की तरफ भागा। हल्कू को महसूस हुआ कि जानवरों का कोई गौल उसके खेत में घुस आया है। उनके दौड़ने और कूदने की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थीं। जबरा के भौंकने की वजह से हल्कू उसे भी अंदाज़ा हो गया कि खेत में जानवर घुस आए हैं, लेकिन ठंड की वजह से उसे अपनी जगह से हिलना भी गवारा नहीं था, या उसे अपनी जगह से हिलना भी जहर मालूम होता था। तीसरा सवाल क्या पूछा गया कि हल्कू को जबरा पर मुकम्मल एतमाद था।
अचानक जबरा ज़ोर से भौंकते हुए सेम जवाब है, जिसका दूसरे का जो जवाब है वही जवाब है, थोड़ा सा लास्ट में चेंजेस है कि अचानक जबरा ज़ोर से भौंकते हुए खेत की तरफ भागा। तो हल्कू को ऐसा मालूम हो कि कुछ जानवर खेत में घुस आए हैं। उन जानवरों के कूदने और दौड़ने की आवाज़ें भी उसे साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसे जबरा पर यकीन था कि उसके होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। अगर कोई जानवर घुस आए तो जबरा उसे नोच खसोट डालेगा। तो यहाँ तक देखिए पिछले वाले जवाब से यहाँ तक सेम है, इतना बस इसमें अलग है। तो दूसरे और तीसरे का जवाब लगभग सेम है। चौथा क्या पूछा गया कि तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। तो ये हल्कू की बीवी कहती है। क्यों? जवाब आपकी स्क्रीन पर है कि हल्कू की बीवी देख रही थी कि कई बरसों से शहना को पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका कर्ज बाकी ही रह जाता है। वो लोग खेती करते हैं, पैदावार होती है तो उससे बाकी अदा करते हैं। इस वजह से वो हल्कू से कहती है कि खेती छोड़ दो और मजदूरी करो ताकि चैन से एक रोटी तो खा सकें। पांचवा क्या पूछा गया कि सारे खेत का सत्यानाश हो गया। तो इसका जवाब है कि जब खेत में जानवर घुस आए तो जबरा भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को भी ऐसा मालूम हुआ कि खेत में जानवर घुस आए हैं, लेकिन उसे जबरा पर मुकम्मल एतमाद था कि उसके रहते हुए कोई जानवर खेत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसे इस जाड़े में खेत में जाना और जानवरों को भगाना बहुत मुश्किल काम महसूस हो रहा था। एक बार हिम्मत करके उठा, लेकिन हवा का ठंड झोंका लगा तो फिर बैठ गया और वहाँ नील गायों ने खेत का सफाया कर डाला। इस तरह सारे खेत का सत्यानाश हो गया। आगे क्या कहा गया कि ख़त कशीदा लफ्ज़ को तब्दील करके हम माना लफ्ज़ लिखिए। नंबर 1 क्या दिया हुआ कि पोस की अंधेरी रात आसमान पर तारे भी ठुठरे हुए मालूम होते थे। तो अंधेरी रात के लिए चांदनी रात तो आएगा नहीं, तारीख शब आएगा, क्योंकि तारीख शब यानी अंधेरी रात होता है, तारीख यानी अंधेरा, शब यानी रात। तो अंधेरी रात की जगह पर क्या आएगा? तारीख शब। कि पोस की तारीख शब में आसमान पर तारे भी ठिठुरे हुए मालूम होते थे, ऐसा इसका जवाब रहेगा। आगे क्या है दूसरा कि हल्को अब अपने आप को फरेब ना दे सका। तो फरेब का हम माना लफ्ज़ धोखा है या दिलासा? जाहिर है धोखा है, दिलासा नहीं है। तो क्या कैसे लिखेंगे पूरा जुमला कि हल्को भी अब अपने आप को धोखा ना दे सका। तीसरा कहा गया कि सर्दी से बचने के लिए हल्कू की तदबीरों को सिलसिलावार लिखिए। तो उसका जवाब है कि सर्दी से बचने के लिए हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। सर्दी कम ना हुई तो उसने आग तापने का इरादा किया। उसने अरहर के खेत के चंद पौधे उखाड़ कर झाड़ू बनाया और सुलगता हुआ उपला लिए बाग में पहुंचा। आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। हल्कू आग के सामने बैठकर आग तापने लगा। इस तरह सर्दी से बचने के लिए हल्कू ने तदबीरें की। फिर कहा गया है कि दर्ज झेल जुमलों की वजाहत कीजिए। नंबर 1 क्या है? ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा। तो इस जुमले की वजाहत करने को कहा गया है। जवाब देखते हैं। तो जवाब है कि हल्कू किसान ने शहना से कुछ रकम कर्ज ली थी। उसने पैसे बचाकर जोड़कर 3 रुपये जमा किए थे ताकि कंबल ख़रीद सके और माघ पोस की सर्दी से बचाव कर सके, लेकिन शहना अपना बाकी लेने आ गया था। अगर उसे रकम ना दी जाती तो डांटता, फटकारता और गालियां बकता। इसलिए हल्कू ने अपनी बीवी से कहता है कि वो रुपए उसे दे दे ताकि शहना के हाथ से उसकी गर्दन महफूज हो जाए। कंबल ख़रीदने के लिए वो कोई और तरीक़ा सोच लेगा। दूसरा है कि बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, ऐसी खेती से बाज आए। कि हल्कू की बीवी देख रही थी कि कई बरसों से शहना को पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका कर्ज बाकी ही रह जाता है। वो लोग खेती करते हैं, पैदावार होती है तो उससे बाकी अदा करते हैं। इस वजह से वो हल्कू से कहती है कि खेती छोड़ दो और मजदूरी करो ताकि चैन से एक रोटी तो खा सकें। तो सेम जवाब है जो असबाब बयान कीजिए में चौथे नंबर पे जो पूछा गया था सवाल, उसका जो जवाब है वही इसका भी जवाब है। सेम दोनों का जवाब। आगे क्या कहा गया कि ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक ज़र्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। तो इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है कि हल्कू खेत की रखवाली के लिए पोस की रात में अपने खेत के किनारे बांस के कटोले पर और जबरा खटोले के नीचे लेटे हुए थे। ठंड की वजह से हल्कू को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू चिल्लम पीने लगा तो जबरा अपना मुंह उसके मुंह के पास ले गया तो हल्कू को उसकी सांस गर्म लगी। जब वो ठंड से परेशान हो गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया, क्योंकि जबरा को भी ठंड लग रही थी। हल्कू को ऐसा महसूस हुआ कि उसे रूहानी सुकून मिल गया और उसकी रूह रोशन हो उठी। यूँ भी बहुत सारे लोग कुत्तों को पसंद करते हैं।
آگے کیا کہا گیا ہے؟ نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے کہ اس ہلتی ہوئی روشنی میں باغ کے عالیشان درخت ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ اس لا انتہا اندھیرے کو اپنی گردن پر سنبھالے ہوں۔ تو جواب ہے کہ ہلکو نے سردی سے بچنے کے لیے آگ تاپنے کا ارادہ کیا۔ وہ باغ میں گیا اور پتیاں بٹور کر ڈھیر لگا دیا اور اسے جلا دیا۔ الاؤ جل اٹھا، الاؤ کی لو تھرا رہی تھی، یعنی جسے آپ دیکھیں گے جو لو ہوتی ہے آگ کی وہ اوپر جب جاتی ہے تو اسے ہلتی ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ لوتھر تھرا رہی تھی، اور اس کی ہلتی ہوئی روشنی میں باغ کے شاندار درخت روشن دکھائی دے رہے تھے، اور درختوں کے اوپر دور دور تک گھنا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے درختوں نے اپنی گردنوں پر اندھیرے کو اٹھا رکھا ہو۔ کہا گیا ہے خط کشیدہ فقروں کی جگہ درج ذیل محاورے مناسب ڈھنگ سے استعمال کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ تو نمبر 1 کیا دیا ہوا ہے؟ مجھے اس کی باتیں بہت بری لگی مگر میں خاموش رہا۔ تو کیا آئے گا یہاں پر؟ یہ آئے گا مجھے اس کی باتیں بہت زہر لگیں، زہر، یا پھر اس طرح سے مجھے اس کی باتیں زہر معلوم ہوئیں مگر میں خاموش رہا۔ اس طرح سے پورا جملہ آپ کو واپس سے لکھنا ہے۔ دوسرا ہے کہ ندی کا پانی اس قدر گہرا تھا کہ ڈبکی لگاتے ہی اسے کپ کپی چھوٹ گئی۔ تو اس میں آئے گا یہ کہ ندی کا پانی اس قدر گہرا تھا کہ ڈبکی لگاتے ہی اس کا کلیجہ کانپ اٹھا۔ اس طرح سے آپ پورا جملہ بنا کے لکھیں گے۔ تیسرا کیا کہا گیا ہے کہ کسی کو بات بات پر جھڑکنا بری بات ہے، تو جھڑکنا کی جگہ آپ دیکھیں گے کیا آئے گا؟ گھڑکیاں دینا۔ تو اس طرح سے آپ پورا جملہ دوبارہ لکھیں گے، کسی کو بات بات پر گھڑکیاں دینا بری بات ہے۔ چوتھا کیا ہے؟ جو کامچور ہوتے ہیں انہیں چھوٹا کام بھی بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو چوتھے میں یہ آئے گا کہ جو کامچور ہوتے ہیں انہیں چھوٹا کام بھی پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ پانچواں کہا گیا ہے کہ اگر آسانی سے مصیبت دور ہو جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو مصیبت دور ہو جائے آسانی سے، اس کے لیے یہ آئے گا بلا ٹلنا۔ بلا یعنی مصیبت ہوتا ہے، تو اس طرح سے پورا جملہ لکھیں گے کہ اگر آسانی سے بلا ٹل جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کہا گیا ہے کہ ہلکو کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ تو جواب کیا ہے کہ ہلکو ایک غریب کسان ہے جو دن رات اپنے کھیت میں محنت مشقت کرنے کے بعد فصل اگاتا ہے۔ محنت کرنے کے باوجود اسے کوئی راحت نصیب نہیں ہوتی، وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ترستا رہتا ہے۔ اس پر ترا یہ کہ جانور اس کی کھڑی فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ کھیت کا لگان ادا کرنے کی فکر اسے ہمہ وقت پریشان رکھتی ہے، غرض یہ کہ اسے زندگی کا کوئی سکھ میسر نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہلکو کی بیوی کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہلکو کی بیوی زمین سے جڑی ہوئی عورت ہے، وہ حالات کو جوں کا توں قبول کرنے کی بجائے اسے بدلنے پر زور دیتی ہے۔ ہلکو نے کمبل کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے اسے شہنا کو دینے سے منع کرتی ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کی بات کرتی ہے۔ جب نیل گایوں نے کھیت کا صفایا کر دیا تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ کھیت جانور چڑھ گئے اس لیے مال گزاری نہ دی جائے۔ جب ہلکو کہتا ہے کہ مال گزاری بہرحال دینی پڑے گی تو وہ چڑ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسی کھیتی کرنے سے کیا فائدہ، جو پیداوار ہو وہ باقی ادا کرنے میں چلی جائے، کھیتی کرنے سے تو مزدوری کرنا بہتر ہے۔ در حقیقت ہلکو کی بیوی مضبوط کردار کی مالک ہے جو زندگی کے عملی پہلوؤں پر دھیان دیتی ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے کہ اس افسانے کا مرکزی خیال۔ تو اس افسانے کا مرکزی خیال کیا ہے؟ ایک کسان ہے جس کی مجبوریوں اور بے بسی، اس کی لاچاری، اس کی مفلسی کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے کیا ہے کہ اردو کی 5 خاتون افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو بہت ساری اردو افسانہ نگار خاتون مل جائیں گی، جیسے رخسانہ جمیل ہیں، ڈاکٹر شبنم خان ہیں، خدیجہ مستور، اسما نینی، کشور ناہید، یہ سب 5 ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سوال و جواب مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ رہی میری پچھلی ویڈیو، اسے بھی دیکھو۔ اگر میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز لائک کرو، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرو، جو بھی ڈاؤٹ ہو کمنٹ میں ضرور پوچھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ ہونا چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں، تو میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔